हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 165। इससे पहले इस कहानी के 164 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। धैर्य ने फिर से अपने होंठ धानी के गाल पर रख दिए और फिर धानी के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुँह खुला का खुला रह गया। धानी ने धैर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर धैर्य जो हैरानी से धानी को देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को अभी आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इतना आप सब देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। धैर्य हैरानी से धानी को ही देख रहा था और धानी की आंखें तो हल्की सी नम हो गई थी। उसने भरे हुए गले से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। किसी ने अगर आपको यहाँ पर देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। धैर्य बोलता है कि मैं नहीं डरता हूँ, किसी से भी नहीं डरता हूँ मैं, समझी तुम। तो धानी अभी भी हैरानी से बोलती है लेकिन आपको डरना चाहिए। कल को आपकी बीवी आएगी तो आपके बारे में क्या सोचेगी और मेरे बारे में क्या बोलेगी वो। उसे तो यही लगेगा ना कि उसका पति कैरेक्टरलेस है, वो उसके बाद भी किसी और से रिश्ता बनाता है। धैर्य ने कंधे उचकाकर बड़े ही प्यार से कहा कि उसे जो सोचना है सोचने दो। वैसे सच बताओ तो मेरी पत्नी जानती है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। अगर मैं कैरेक्टरलेस होता तो शायद अब तक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी होती, मेरे साथ में ना होती। तो धानी तो अब धैर्य की बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। वैसे भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। एक तरफ वो चाहती थी कि घर में किसी को भी कुछ ना पता चले, किसी को भी उसके और धैर्य की शादी के बारे में ना पता चले, और दूसरी तरफ वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, राठौड़ हाउस उसे अपना ले, उसे बहू का दर्जा दे दे, जो कि एक सपने जैसा ही था। कहाँ धैर्य एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा और इतना ज़्यादा है स्मार्ट और हैंडसम, और कहाँ धानी जिसके माँ बाप का भी आज तक कुछ भी नहीं पता था। धानी ने एक बार फिर से हाथ जोड़कर कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए धैर्य, प्लीज़ चले जाइए, मैं नहीं चाहती कोई भी आपको यहाँ देखे। तो धैर्य ने भी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं जाऊँगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो धानी बोलती है कि बिल्कुल ठीक चल रही हैं, लेकिन अब आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, कोई देख लेगा, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। धैर्य धानी के साथ वक्त बिताना चाहता था, उसके साथ हंसी मजाक करना चाहता था, लेकिन समझ भी रहा था कि धानी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं उन दोनों को कोई देख ना ले। तो धैर्य ने भी धानी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और फिर धानी 2 कदम पीछे हट जाती है। तो धैर्य भी एक कदम फिर से आगे चला और फिर धानी दीवार से जाकर लग जाती है। धैर्य ने हल्का सा झुककर धानी के माथे को चूम लिया और फिर बहुत ही प्यार के साथ बोला कि फिक्र मत करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा, मैं जो करूँगा हम दोनों के लिए अच्छा ही होगा, हम दोनों के लिए अच्छा करूँगा। धानी नम आंखों से बस धैर्य के चेहरे को देखती है और फिर बोलती है कि कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, जिससे आपके पेरेंट्स को दुनिया वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े या वो अपनी नजरें ना उठा पाएँ। माँ बाप बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही मुश्किल से। यकीन नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे देख लीजिए, मेरे पास कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती, अच्छे से समाज में रह रही होती, समझ रहे हैं ना आप। तो धैर्य ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर एक बार फिर से धानी के माथे को चूमकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ प्रताप फार्म हाउस में नियति और निव्यांश के बीच की दूरियां खत्म हो गई थी। नियति उठकर निव्यांश के कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी और निव्यांश जो हल्का सा टेढ़ा होकर नियति को ही देखे जा रहा था। उसे नियति के साथ बिताए हुए हर एक पल बार बार एक एक करके याद आने लगे थे। जब पहली बार वो नियति से मिला था, जब उसने पहली बार नियति को देखा था, जब नियति इतना ज्यादा घबराते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, जब नियति को लेकर वो पहली बार प्रताप हाउस में आया था, वो सारे पल एकदम से याद आ रहे थे जो उसने नियति के साथ बिताए थे। अचानक ही निव्यांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने नियति की शर्ट का बटन बंद कर दिया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुलती हैं तो उसने अपनी आंखों के सामने निव्यांश को देखा। उसने निव्यांश के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर बड़े ही प्यार से हल्की आवाज में कहा कि गुड मॉर्निंग छोटे पैंथर जी, आज तो आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नियति के मुंह से ये सुनकर तो निव्यांश को एकदम से हंसी आ जाती है। तो निव्यांश को मुस्कुराता हुआ देखकर नियति बोलती है कि क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप। तो निव्यांश भी अब नियति के चेहरे की ओर थोड़ा सा झुकता हुआ बोलता है कि बताऊं मैं कि क्यों मुस्कुरा रहा हूं। तो नियति ने भी अब निव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि नहीं, कल रात आपने मुझे बहुत कुछ बता लिया है और अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनना है मुझे आपकी बात। इतना कहकर वो बेड से उठने लगती है, लेकिन निव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर करवट
बुलेट लेकर उसे अपने नीचे कर लिया और उसे के ऊपर अपना आकर बोलता है कि कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर, अभी थोड़ा देर और रुक जाओ ना। तो नियति हल्के से गुस्से में बोलती है कि छोड़ो ना निव्यांश प्लीज, नहाने जा रही हूँ मैं और कहाँ जाऊँगी। आपको नहीं पता है कि आज धैर्य और धानी की सगाई भी है, हमें वहाँ भी तो जाना है। ये सुनते ही निव्यांश का सारा रोमांटिक मूड एक सेकेंड के लिए सीरियस हो गया था और वो अपने सीरियस मूड में आ चुका था। उसने नियति को छोड़ा और फिर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। तो नियति को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर निव्यांश बोलता है कि नियति हंसने वाली कोई बात नहीं है यार, तुम भी जानती हो कि धैर्य ने अपनी बात नाना नानी से नहीं कही है और वो बहुत ही ज़्यादा पछता भी रहा है। मैंने तो धानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले ली थी, मैं तो सब कुछ भूल ही गया था, अब मैं क्या करूं। इतना कहकर वो भी सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तो नियति ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर निव्यांश जो सीधा नियति के ऊपर जाकर गिर जाता है। नियति ने अपने दोनों हाथ निव्यांश के गर्दन पर लपेटते हुए बहुत ही प्यार से और थोड़ा सा लो आवाज़ में कहा कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं पति देव, अभी तो आपका मुझसे रोमांस करने का मन कर रहा था ना, और अब फिर कहाँ चल दिए, प्लीज़ वक्त बिताइए ना मेरे साथ। तो निव्यांश बोलता है कि नियति प्लीज़ हमें चलना पड़ेगा, अभी के अभी नाना नानू से बात करनी पड़ेगी वरना धैर्य की सगाई हो जाएगी। और तभी नियति ने भी निव्यांश को अपनी और थोड़ा सा खींचते हुए फिर से कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बंदरों की टुकड़ी है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी, वो सब हैंडल कर लेंगे। और खासकर संकल्प भैया, आप तो अच्छे से जानते हो ना संकल्प भैया को कि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर उसे किनारे लगाकर ही मानते हैं, वो उनके हाथ में है तो अब वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब जाकर निव्यांश को थोड़ी सी हंसी आई थी क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जिस काम में संकल्प इन्वॉल्व हो गया है तो वो काम तो अब पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन फिर भी उसने नियति को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर सीधा बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहा कि तो ठीक है थोड़ा सा रोमांस कर ही लेते हैं फिर अगर तुम्हारा मन है तो, और फिर उसके बाद राठौड़ हाउस के लिए भी निकल जाएंगे। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए हमारे जाने से अभी, इसीलिए थोड़ा सा लेट ही चलते हैं। नियति ने भी मुस्कुरा कर अब निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा निव्यांश, परेशान मत हो, आप देख लेना, बंदरों की टुकड़ी सब कुछ संभाल लेगी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देगी। निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नियति को लेकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इधर शेखावत हाउस में आज धैर्य की सगाई थी तो सब अच्छे से तैयार हो रहे थे। दक्ष को अभी तक दिया के पास रहने की परमिशन नहीं मिली थी, इसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा खराब भी था। वो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही जिया ने भी आवाज़ लगाते हुए कहा कि दक्ष सब तैयार हो गए हैं, तुम अभी तक रह गए हो, पता नहीं तुम इतनी देर से तैयार क्यों होते हो, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वक्त लगाते हो तुम तैयार होने में, लड़कियाँ भी इतनी देर नहीं लगाती हैं जितनी कि तुम लगाते हो, चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ तैयार होकर वरना हमें देर हो जाएगी, वहाँ जाने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा हमें। तो दक्ष भी अब अपने कमरे से बाहर चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे बड़ी माँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से परफ्यूम उठाया और फिर परफ्यूम अच्छे से लगाया, बालों को सेट किया और फिर एक बार खुद को मिरर में देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ स्टाइल में बोलता है कि क्या बात है दक्ष, तू भी ना काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है यार। उसने भी आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी, वो सच में आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दक्ष अपने कमरे से बाहर आता है जहाँ पर सब तैयार होकर पहले से ही खड़े हुए थे। उसने दिया को देखा जो अभी रेड कलर की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो अभी थोड़ा सा उदास भी लग रही थी। तो दक्ष ने भी अब वहाँ पर सबको इग्नोर किया और फिर सीधा दिया के पास जाकर बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो दिया, कोई बात है क्या। तो दिया ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी जैसे कहना चाहती हो कि नहीं सबके सामने मत पूछो आप प्लीज़, मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दक्ष भी कहाँ मानने वाला था तो वो वीरू का ही बेटा, फिर भी उसके अंदर वीरू के ही गुण जो थे जो एक बात को लेकर 1000 बार पूछता था। दक्ष ने एक बार फिर से कहा कि बताओ ना उदास क्यों हो तुम, किसी ने कुछ कहा है क्या। तो दिया ने भी फिर से दक्ष को चुप रहने का इशारा किया और फिर अब तो पूरा शेखावत हाउस दिया को हैरानी से देख रहा था और सबके दिल में थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। तो जिया भी फिक्र करते हुए बोलती है कि दिया बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। मैं भी सुबह से देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात है तो हमें बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकती हो, अपने घर जाना चाहती हो क्या। तो दिया ने भी कहा कि कुछ नहीं बड़ी माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है, चलिए चलते हैं नहीं तो हमें देर हो जाएगी। दिया भी जैसे ही वहाँ से जाने को हुई तभी वृंदा ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर बोलती है कि ऐसे नहीं जाएंगे, कोई भी यहाँ से अब नहीं जाएगा जब तक तुम हमें बता नहीं देती, तुम सच में बहुत ज़्यादा
परेशान हो, बताया भी नहीं है। तुम बताना क्यों नहीं चाहती हो कि तुम क्यों परेशान हो? बताओ ना, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, अगर तुम्हें या फिर तुम्हारी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकती हो। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे घर वालों को सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन ऐसे मन ही मन उदास मत रहो। अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो हम सबको किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तुम ही बताओ दिया, सही बताओ कि तुम्हारे घर में क्या किसी को भी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्या? बताओ हमें। तो वृंदा ने ये बात थोड़ा सा सख्ती से पूछी थी कि तभी जिया ने भी वृंदा को थोड़ा सा चुप करवाया और फिर दिया का चेहरा अपनी तरफ प्यार से घुमाकर कहा कि देखो देखो बेटा, हो सकता है कि वृंदा का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो तुमसे बात करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। अगर तुम हमें बता सकती हो तो प्लीज़ हमें बताओ। अगर तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बता दो तुम। तो दिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं माँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सब चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए दिया की आंखें फिर से भर आई थी और फिर अब तो सबको यकीन हो गया था कि दिया के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है जिसे वो अभी सबके सामने बताना नहीं चाहती है। तो सब ने भी दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष ने सबको देखते हुए कहा कि आप सब गाड़ी से चले जाइए, प्लीज़ माँ, बड़े पापा, आप लोग गाड़ी से जाइए, मैं दिया को लेकर अपनी बाइक से आ जाऊँगा, प्लीज़ आप सब चले जाइए। तो जिया भी बोलती है कि दक्ष ऐसे कैसे चले जाएंगे हम तुम दोनों को छोड़कर यहाँ पर? तुम्हारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है और फिर ऐसे उदास होकर घूमेगी तो कैसे काम चलेगा? हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अब दिया की। वहीं 4 आदमी दिया को जब देखेंगे तो फिर क्या ही सोचेंगे कि शेखावत हाउस के लोग अपनी इकलौती बहू को ठीक से नहीं रखते हैं क्या, जो इसका इतना ज़्यादा चेहरा उतरा हुआ है। इतना कहकर जिया ने भी दिया की ओर फिर से देखा और कहा कि बेटा प्लीज़ बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों उदास हो इतना ज़्यादा? तो दिया ने भी जिया को गले लगा लिया और फिर अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग सब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं मुझे। तो जिया ने भी दिया की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा कि बातों को मत घुमाओ, क्या हुआ है ये बताओ हमें। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस सिसकते हुए रोने लगती है। अभी तो दक्ष भी बोलता है कि बड़े पापा प्लीज़ लेके जाइए ना सबको, मैं आ जाऊँगा बाइक पर इसको लेकर। तो जय भी अब यही ठीक समझता है और दिया और दक्ष दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बोलता है हो सकता है कि दिया सबके सामने अपनी बात को ना बताना चाहती हो, इसीलिए हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। जय बोलता है कि जिया, वृंदा, रूही, चलो यहाँ से, दक्ष है ना वो संभाल लेगा दिया को, अपने बेटे पर इतना तो यकीन करो ना सबके सब। इस पर वृंदा बोलती है कि हो ना हो इस दक्ष ने ही कुछ ना कुछ किया होगा दिया के साथ, तभी तो मेरी बहू इतना ज़्यादा रो रही है। इस बार दिया बोलती है कि नहीं मम्मी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो जय बोलता है कि अच्छा बहुत हुआ है, चलो अब सबके सब। जय के कहने पर सब वहाँ से चले गए थे और फिर उनके जाते ही दक्ष ने दिया की बाजू पकड़ी और फिर उसे सोफे पर प्यार से बैठाया और फिर खुद उसके पास पंचों के बल बैठता हुआ बोलता है कि क्या हुआ है दिया, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। दिया जो कब से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी वो बहने लगते हैं। दिया ने अचानक ही दक्ष को अपने गले लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। दक्ष का दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। फिर भी वो बोलता है कि दिया क्या हुआ है, बताओ तो सही, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो तुम्हें? क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रही हो यार, प्लीज़ बताओ ना। थोड़ी देर रोने के बाद दिया बोलती है कि मुझे ना अब आपसे दूर नहीं रहना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सुनते ही दक्ष के चेहरे पर तो एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने एक उंगली अपने कान में डालकर हिलाते हुए कहा कि अच्छा दोबारा बताना जरा, तुमने क्या कहा है, मैंने अभी ठीक से सुना नहीं, दोबारा से बोलो। तो दिया ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर दक्ष के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा कि अच्छा आपने अच्छे से सुन लिया है, समझे आप, अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी आपको, मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी शादी को इतना वक्त होने वाला है मगर फिर भी हम साथ में नहीं हैं। इतना कहकर दिया फिर से रोने लगती है और फिर दक्ष, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो दक्ष ने भी दिया के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गाल पर प्यार से लगाया और फिर बोलता है कि तुम इसीलिए इतना ज़्यादा रो रही थी कि तुम्हें मेरे पास रहना है, क्योंकि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तो दिया ने भी गुस्से में अब दक्ष की तरफ घूर कर देखा तो दक्ष ने भी अपनी बात को ठीक करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, कि मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, मेरा मतलब ये है कि मेरे कमरे में रहना चाहती हो, मेरे पास सोना चाहती हो, है ना।
तो दिया ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर दक्ष उसने भी दिया को अपने गले लगा लिया था, लेकिन उसका बैलेंस एकदम से बिगड़ गया और फिर वो सीधा जाकर वहीं कालीन पर गिर पड़ता है और उसके ऊपर दिया आकर गिर पड़ती है। दक्ष ने भी कसकर दिया को अपने गले लगा लिया था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। दिया उसकी आंखों में तो अब खुशी के आंसू आ गए थे और दिल में सुकून। तो दक्ष ने भी अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए कहा कि तो ठीक है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही थी इस बात को लेकर? तुम मुझे ये बात प्यार से भी तो कह सकती थी ना कि मैं आज ही अपनी माँ से बात कर लेता हूँ इस बारे में। तो दिया बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपसे दूर रहूँ। दक्ष ने भी दिया को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, अब अपना मूड ठीक कर लो, मैं आज ही माँ से बात कर लूँगा। तो दिया ने भी अपना चेहरा उठाकर दक्ष की तरफ देखा और फिर धीरे से बोलती है कि सच कह रहे हो आप? माँ गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि मैं उनकी बातों के खिलाफ जा रही हूँ? तो दक्ष ने एक बार फिर से दिया को समझाते हुए प्यार से कहा कि दिया, वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ उनको कि वो कैसी हैं और वो कैसे मानती हैं। चलो अब जल्दी से अपना मेकअप ठीक करो और फिर चलो, वरना सबको टेंशन हो जाएगी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है और तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो। तो दिया भी एकदम से खड़ी हो गई और फिर दक्ष भी खड़ा हो जाता है। दिया थोड़ी देर में ही वॉशरूम से होकर आ जाती है और फिर उसने मेकअप भी अच्छे से ठीक कर लिया था और फिर उसकी आंखों में अभी भी खुशी के मारी चमक आ चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। दक्ष और दिया जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगे तो दिया बोलती है, लेकिन मम्मी पापा पूछेंगे कि मुझे क्या हुआ था, तब मैं उन्हें क्या कहूँगी? मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना दक्ष। तो दक्ष भी अपने घर के गार्डन में आता हुआ बोलता है कि कोई भी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। इतना कहकर उसने अपनी बाइक निकाली और फिर दिया को बाइक पर बैठने का इशारा किया। दिया भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अब दक्ष की बाइक के पीछे आकर बैठ गई थी और फिर थोड़ी ही देर में दक्ष दिया को लेकर हवा से की तरह वहां से चला गया था। दोनों ही अब हवा से बातें करने लगे थे। दोनों ही के चेहरे पर और दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून था। इधर सचदेवा हाउस में इस वक्त सुबह शिखा की जब आंखें खुलती हैं तो उसने अपने पैरों पर कुछ भारीपन महसूस किया। तो शिखा ने भी उठकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो रोहान शिखा के पैरों के पास ही आराम से बैठकर सो रहा था। शिखा को वो रात एकदम से याद आ गई थी कि जब रोहान रोता हुआ उसके पास आया था, जिस दिन वो इतना ज़्यादा परेशान था और फिर रोहान एकदम से चुप कराने में भी उसे रोना आ गया था। तो शिखा ने भी अपने पास सोए हुए शोभित की तरफ देखा और फिर हाथ लगाकर उसे जगाया और फिर रोहान की तरफ इशारा किया। तो शोभित भी अब रोहान के पैरों के पास ही उसे देख रहा था। तो शोभित और शिखा दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर रोहान को क्या हो गया है जो वो फिर से इतना ज़्यादा परेशान है। शिखा धीरे से बोलती है कि इसे क्या हुआ है, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो शोभित का दिल जो अभी जोरों से धड़क रहा था, उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो गया था कि रोहान जान चुका है कि वो इस घर का बेटा नहीं है। शायद उसे इस बात का सच पता चल चुका है और इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। शोभित को भी अब बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। उसे डर था कि कहीं रोहान उसे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला ना जाए। शोभित नहीं चाहता था कि रोहान उसे अब कभी भी छोड़कर यहाँ से जाए। वहीं शिखा, उसका दिल भी अब विचलित हो रहा था। वो अपने बेटे को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। शिखा ने एक बार फिर से पूछा कि आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़, एक बार रोहान से प्यार से पूछिए तो सही कि उसे हुआ क्या है, वो इतना ज़्यादा किस बात को लेकर परेशान है। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो मेरी तो सांसें एकदम से रुक जाएंगी। शोभित प्लीज़, कुछ ही दिनों में इसकी शादी है और ये रूही को छोड़कर हमारे पास आकर ऐसे बैठेगा तो फिर उस लड़की को कैसा लगेगा, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। वो इतनी अच्छी बच्ची है, इतना प्यार करती है इसे, रोहान को ऐसे देखेगी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। आप इससे ही पूछिए ना कि इसे क्या हुआ है, जी किस बात को लेकर इतना परेशान है। तो शोभित ने अभी शिखा को समझाते हुए कहा कि हाँ, मैं ज़रूर पूछ लूँगा इसे, लेकिन आज तो हमें राठौड़ हाउस जाना है ना, चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर इसे भी उठा दो, इसे भी तैयार कर देते हैं। तो शिखा ने भी नम आंखों से अभी शोभित की तरफ देखा और फिर शोभित बोलता हुआ कि मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा रोहान से, फिर तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, अभी के लिए इसे उठाओ। शिखा भी हल्का से आगे आती है और फिर उसने रोहान के बालों पर अपना हाथ फेरा। तो शिखा के स्पर्श से रोहान की आंखें भी एकदम से खुल गई थी और फिर उसने शिखा की तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि गुड मॉर्निंग माँ। तो शिखा भी अपना आंखों से रोहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना। तो रोहान ने भी अब शिखा की हथेली पकड़कर उसे किस किया और फिर बोलता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, वो कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा मैं आपके पास आ जाऊँ, आपके पास ही सो जाऊँ और फिर मैं यहाँ पर बैठे बैठे ही सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो शिखा बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, चलो आज धैर्य की सगाई है ना, तो हमें राठौड़ हाउस जाना पड़ेगा, उनकी सगाई में हमें ज़रूर जाना है। तो रूहान ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही शोभित ने अपना फ़ोन
निकाला और फिर अरमान को अपने कमरे के अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में अरमान शोभित और शिखा के कमरे में आकर उनके सामने ही खड़ा हुआ था। शोभित थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि रोहान को क्या हुआ है, वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। तो अरमान हैरानी से अभी शोभित और शिखा को देख रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माँ पापा उससे क्या पूछ रहे हैं। फिर उसने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि वो आज फिर से यहाँ पर आकर सो गया था क्या। तो शिखा भी नम आंखों से बोलती है कि हाँ, रोहान कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर सो गया। तू अपने भाई से पूछना कि उसे क्या हुआ है, वो किस बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है आजकल। अगर उसके दिल में कुछ भी है तो वो हमें बता दे, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे। उसे क्या चाहिए क्या नहीं उसे पूछना, एक बार तू पूछेगा तो वो ज़रूर बता देगा। अब अरमान को भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। पिछली बार तो अरमान ने बातों को मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन इस बार रोहान का ऐसे रिएक्ट करना अरमान को भी सही नहीं लग रहा था। उसे भी अब थोड़ी सी टेंशन हो गई थी रोहान को लेकर। अरमान बोलता है कि माँ प्लीज़ आप परेशान मत होइए, मैं भाई से पूछूंगा कि उसे क्या हुआ है, वो क्यों परेशान है। अभी के लिए चलो, मैं राठौड़ हाउस में जाना है ना, तो फिर तैयार हो जाते हैं। तो शोभित और शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अरमान वहाँ से चला गया। इधर राठौड़ हाउस में सारी तैयारियां हो गई थी। बंदरों की टुकड़ी कल रात से वहीं पर ही थी। सब अपने अपने कमरे में आराम से तैयार हो रहे थे, जबकि धैर अपने कमरे की बालकनी में आराम से खड़ा हुआ था। धानी के कमरे को ही निहारे जा रहा था। धानी आज कमरे से बाहर नहीं आई थी। धैर को थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी कि अभी तक धानी वहाँ से क्यों नहीं आई। आज वो बाहर आना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी आंखों के सामने धैर को किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। इसीलिए धानी ने सोच लिया था कि वो आज कमरे से बाहर ही नहीं जाएगी। उसने अपना बीमारी का बहाना बनाया और फिर खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लिया। धैर अच्छे से जानता था कि धानी इस वक्त रो रही होगी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। फिर भी धैर ने मन ही मन खुद से कहा कि धानी बस कुछ ही घंटे और फिर मैं माँ पापा को हमारे बारे में सब कुछ सारा सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ कि माँ पापा हमारी बातों को समझेंगे। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। तभी धैर बिना ही पलटे बोलता है कि संकल्प, क्या तुझे लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि मुझे अभी ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है यार। तो संकल्प ने भी अब धैर को अपनी तरफ प्यार से घुमाया और फिर एटीट्यूड के साथ कहा कि अरे क्यों नहीं काम करेगा यार, तुझे मेरे आइडिया पर शक है क्या, बिल्कुल काम करेगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़की ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसका पति गे हो यार, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ सपने में भी। तो धैर बोलता है कि यार वो सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखकर बानी को हमारे घर पर फ़ोन करके रिश्ते के लिए इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया है और ना ही इस रिश्ते के लिए इनकार किया है। घर की सारी तैयारियां देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मिस्टर बजाज और पापा के बीच में कोई भी बात नहीं हुई है हमारे रिश्तों को लेकर, वो तो सब अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं। तो संकल्प बोलता है कि यार प्लीज़ तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर अब तो निव्यांश भी आने ही वाला है ना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना, तो सच कहता हूँ हम सब जाकर निव्यांश के पीछे खड़े हो जाएंगे, वो हमें ज़रूर बचा लेगा। और फिर तू तो अच्छे से ही जानता है ना कि नाना नानी निव्यांश को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी किसी भी बात को इनकार नहीं करते हैं। वो निव्यांश की बात ज़रूर सुनेंगे और उसकी बातों को मानेंगे भी। बस तू हिम्मत मत हार, प्लीज़ तैयार हो जा। फिर हो सकता है कि बानी सबके सामने हमें गेट ठहराना भी चाहती हो। ये सुनते ही धैर्य जो हैरानी से अब संकल्प को देखने लगता है। फिर संकल्प जो हंसते हुए बोलता है कि अरे यार मैंने तो बस उसका जुगाड़ भी कर लिया है, तू ना उसकी भी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं हर काम को हैंडल कर लूँगा, मैं ना सब कुछ संभाल लूँगा। बानी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएगी। वैसे भी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही ऐसा कुछ भी कहा है जिससे ये बात पता चले कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। हम दोनों ही गे हैं, मतलब हम दोनों गे नहीं हैं। ओके, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है कि भगवान करे तेरा प्लान एकदम से सक्सेसफुल हो जाए यार, कोई भी गड़बड़ ना हो, वरना मेरी धानी तो रो रो कर ही आधी हो जाएगी, मर जाएगी वो रो रो कर ही यार। तो संकल्प बोलता है कि अरे यार तू ना बिल्कुल फालतू में ही टेंशन ले रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जाकर नहा ले, वरना तू लेट हो जाएगा। और फिर अगर तू लेट हो गया ना तो फिर नाना नानी तुझको गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा डांटेंगे तुझे। इतना कहकर संकल्प ने भी धैर्य को कमरे में धक्का देते हुए बाथरूम की ओर ढकेल दिया और फिर धैर्य भी बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में ही धैर्य भी तैयार हो गया था और फिर उसने भी आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पार्टी की थीम ही आज ब्लैक और रेड कलर की थी और इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि धैर्य ब्लैक कलर में
में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, उसे बहुत ही ज़्यादा सूट करता था। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट तो अब धैर्य की भी गायब हो चुकी थी। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि आज तो हार होगा या फिर पार होगा, आज तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर भी उसके दिल में अभी भी बेचैनी बन चुकी थी। करीब 1 घंटे के बाद राठौड़ हाउस में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। सारा जमेड़ा लग चुका था। मिस्टर बजाज भी अपनी बेटी बानी और फिर अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ चुके थे। आज वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सब गार्डन में मौजूद थी और गार्डन में ही आज सगाई का फंक्शन होने वाला था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। बानी भी सौम्या के टू दिशा के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी। बानी के चेहरे की मुस्कुराहट साफ ये बता रही थी कि वो शायद इस सगाई से बहुत ज़्यादा खुश है और इस सगाई में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं बानी को खुश देखकर संकल्प के साथ साथ पूरी बंदरों की टुकड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। सबको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बानी शादी के लिए इनकार क्यों नहीं कर रही, आखिर उसने अभी तक मना क्यों किया है, इतना ज़्यादा वो खुश क्यों है। बंदरों की टुकड़ी बानी को ही देखे जा रही थी और फिर बानी भी बंदरों की टुकड़ी को ही देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट को पास कर रही थी। बानी को ऐसे देखकर तो अब बंदरों की टुकड़ी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। दक्ष बोलता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया हो और फिर इसे इसीलिए इसने मना न किया हो। तो निर्भय ने कहा कि यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर पता चल गया तो फिर ये सगाई नहीं तोड़ेगी। और धैर्य में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने अपने पापा से बात कर ले, अपने माँ पापा को ये बता सके कि उसकी और धानी की शादी हो चुकी है। वो अपनी और धानी के रिश्ते के बारे में नहीं बता पाएगा। तभी संकल्प बोलता है कि अरे यार सबके सामने तो छोड़ो ही, धैर्य के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अकेले में जाकर भी अपने पापा से बात कर ले या फिर अकेले में ही अपने माँ पापा को किसी को भी बता दे कि उसकी शादी हो चुकी है। भाइयों ये ना नानू से बहुत ज़्यादा डरता है। इतना तो मैं भी अपने पापा से नहीं डरता हूँ जितना ये नानू से डरता है। अब क्या करें क्या करें, बानी शादी के लिए मना कर दे यार, क्या करें, ऐसा कौन सा जहर इसके दिमाग में डाले। तो संकल्प ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और फिर बोलता है कि यार एक बार और ट्राई करता हूँ इस बारे में। इतना कहकर वो धैर्य के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगता है। बानी धैर्य और संकल्प की ही ओर देखे जा रही थी। वो अब तो उसे की आंखें बाहर ही आने वाली थी। संकल्प ने बानी की ओर देखा और फिर बहुत ही इतराते हुए धैर्य की हथेली को चूम लिया और फिर बानी ये सब कुछ अभी भी देखकर कहीं ना कहीं सुलग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि संकल्प धैर्य को इस तरह से टच कर रहा था, लेकिन उसने भी अपने चेहरे पर जलन आने नहीं दी थी। एकदम से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। वो अभी भी सौम्या के पास में ही खड़ी होकर मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद संकल्प ने जानबूझकर धैर्य के सीने पर एक उंगली रखी और फिर इतराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि अंदर चलो ना धैर्य, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरा दिल यहाँ पर नहीं लग रहा है, मुझे ना थोड़ा सा अकेले में तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। तो धैर्य ने भी धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा कि यार यहाँ पर ये ड्रामा क्रिएट मत कर, सब देख रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो संकल्प ने भी धीरे से कहा कि कुत्ते कमीने, बानी इधर ही देख रही है, उसे शक भी हो रहा है, समझा, तू चुपचाप से मेरे साथ चल, जैसा जैसा कह रही हूँ। थोड़ा सा भी अब शक हो जाएगा उसे तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, वरना फिर कर लेना पानी से शादी, बन जाइयो इसका सैया, समझा तू। तो धैर्य भी अब धीरे से बोलता है कि यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं फंसता चला जा रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो संकल्प ने कहा कि वो सब कुछ छोड़ो, तू मेरे साथ अंदर चल पहले। इतना कहकर संकल्प ने धैर्य की बाजू पकड़ी और फिर उसे बहुत ही इतराते हुए खींचते हुए अंदर लेकर चला जाता है। तो वहीं बानी भी ये सब कुछ देख रही थी और फिर सौम्या को एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से संकल्प और धैर्य के पीछे पीछे बंगले के अंदर चली जाती। बानी को अब बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी धैर्य और संकल्प को देखकर। संकल्प जानबूझकर धैर्य को बेडरूम में लेकर आ गया था और फिर उसने धैर्य को बेड पर धक्का दिया और फिर उसके सामने खड़ा होकर थोड़ा सा इतराते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि हमें एक सेक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और फिर वैसे भी आज तो तेरी सगाई है ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। धैर्य की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, लेकिन संकल्प ने उसे कुछ इशारा किया और फिर एकदम से वो कुछ समझ जाता है और फिर उसने भी विंडो की ओर बानी को देखा जो अभी उसे ही देख रही थी। तो धैर्य बोलता है कि देख यार, ये वक्त नहीं है सेक्स करने का, मेरी ना बाहर आज सगाई होने वाली है। तो संकल्प बोलता है कि तो मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि तू अपनी सगाई तोड़ दे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरी सगाई टूटे, वैसे भी तू तोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक बनता है ना, इतने सालों से हम दोनों एक साथ एक रिलेशन में है। बानी तो आंखें फाड़ी बस एक बार हैरानी से और संकल्प को देखती और एक बार धैर्य को। उसने तो जैसे तैसे अपने मन को ये कहा कि समझा लिया था कि हो सकता है उसने कुछ गलत सुना हो, लेकिन अब तो आंखों देखी बातों को वो कैसे टाल सकती थी। अब तो बानी को पूरा यकीन हो गया था। बानी भी आंखें फाड़ी बस उन दोनों को विंडो से ही देखे जा रही थी और फिर इतने में ही संकल्प ने
ने अपना कोट निकाल कर हवा में उछाल दिया और फिर धैर्य को देखकर प्यार से बोलता है कि क्या सोच रहा है तू? क्या तुझे आज मुझे प्यार करने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो इतना तो हम एक राउंड में ही मार लेते हैं, जल्दी से एक राउंड मार लेंगे, चलना यार, फिर किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो धैर्य ने एक नज़र अभी विंडो की तरफ और देखा और फिर संकल्प को आंखें दिखाते हुए बोला कि रहने दे संकल्प, ये सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने देख लिया ना तो फिर हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा हम दोनों गे हैं और फिर हमारे प्यार के बारे में सब शक करेंगे। संकल्प अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए बोलता है कि अरे मैंने कहा ना किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, मेरे तन बदन में आज आग लग रही है, मैं गेट बंद कर देता हूँ। इतना कहकर उसने गेट बंद कर दिया और फिर जैसे ही उसने गेट बंद किया, बाने की आंखें तो अब और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। उसके जाते ही संकल्प और धैर्य दोनों ही बेड पर आराम से आकर बैठ गए थे और फिर धैर्य बोलता है कि यार तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी ऐसे अगर इसने देख लिया। तो संकल्प ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, हम वानी को झूठा ठहरा देंगे और फिर नानी को भी कह देंगे कि ये एक झूठी लड़की है, एक झूठी लड़की से तू शादी नहीं कर सकता है, ये शादी करना बहुत गलत है। तो धैर्य और संकल्प दोनों ही अब बेडरूम में बैठे हुए थे। दोनों ही अब ये इंतजार कर रहे थे कि कब बाहर से नरेंद्र राठौड़ के चिल्लाने की आवाज़ आए, लेकिन बहुत देर तक बैठे रहने के बाद भी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो धैर्य और संकल्प दोनों ही हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि अब तक कोई बाहर से आवाज़ क्यों नहीं लगा रहा है। तभी धैर्य ने संकल्प को देखा तो संकल्प बोलता है कि यार लगता है बाहर जाकर देखना पड़ेगा, पता नहीं बानी ने बाहर जाकर किसी को कुछ बताया भी है या फिर नहीं। धैर्य भी अपने सिर पर हाथ मारता हुआ बोलता है कि यार कहाँ फंसा दिया है तूने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे जरूर मरवा देगा, मुझे बहुत ज़्यादा पिटवाएगा तू सबके सामने और खुद भी पिटेगा। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि अरे नहीं यार, अपने भांजे पर थोड़ा तो विश्वास कर, तुझे क्या मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मरवाऊंगा नहीं, बल्कि तुझे इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकलवा दूंगा, समझा? तू तो अच्छे से जानता है ना कि संकल्प को किस मिट्टी का बना हुआ हूँ मैं। तो धैर्य ने भी थोड़ा सा गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और बड़बड़ाते हुए बोला कि हाँ पता है, गोबर का बना हुआ है तू, पता नहीं मैंने तेरे कहने पर ये सब कुछ क्यों करने लगा, मैं खुद ही फंस गया, मुझे तो लगता है कि मेरी बैंड बजने वाली है, अब कोई नहीं बचा सकता है मुझे अब। अरे इससे अच्छा तो होता कि मैं खुद ही हिम्मत करके पापा को अपने और दानी के बारे में सब कुछ सच सच बता देता। अरे यार कहाँ फंसा दिया, हे भगवान बचा ले मुझे, अब तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज धड़क रही है, देख सुन मेरी हार्ट बीट को, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल उछल कर अभी के अभी बाहर आ जाएगा, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो संकल्प ने भी धैर्य की कमर पर हाथ मारकर कहा कि यार अच्छा ठीक है, चल देख कर आते हैं कि बाहर वो सब क्या कर रहे हैं, आखिर वो कर क्या रही है बाहर। तो दोनों ही अब कमरे से बाहर निकले और फिर सीधा गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन में दोनों ही अब बानी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बानी अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर फिर भी बानी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो संकल्प ने भी इशारों में ही बाकी बंदरों की टुकड़ी से पूछा कि बानी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सबने अपने अपने कंधे उचका दिए थे और जैसे कहना चाहते हो कि हमें नहीं पता। फिर सब बानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बानी अभी भी कहीं भी किसी को नजर नहीं आ रही थी और बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब बानी वहां पर नहीं दिखी तो फिर संकल्प ने भी हंसकर कहा कि लगता है वो सगाई से ही भाग गई, वो इस सगाई को तोड़कर खुद ही अपने आप ही भाग गई, यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो धैर्य ने भी बानी के माँ बाप को देखा और फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे यार नहीं, लेकिन उसके माँ पापा तो यहीं पर है ना अभी। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि यार तू कैसा इंसान है, तुझे बानी से सगाई करनी थी फिर या फिर उसके माँ बाप से करनी थी? ऐसे तो सबके माँ बाप यहाँ पर ही हैं, लेकिन जिसकी सगाई होनी थी वो तो यहाँ पर नहीं है ना, तो फिर तो तुझे खुश होना चाहिए। चलो सब खुश हो जाओ, मुझे और तुझे देखकर साथ में भाग गई होगी, उसे तो अब पूरा यकीन हो गया होगा। और तभी उसकी नज़र गार्डन के एक पेड़ की तरफ जाती है जहाँ उन्हें बानी का लहंगा दुपट्टा दोनों ही दिखाई दे रहा था। तो धैर्य ने भी अब बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बानी है, हमें लग रहा है कि शायद बानी वहाँ पर किसी के साथ है, चलो हमें चलकर देखना चाहिए। तो संकल्प ने भी अपनी नज़र बांध कर सामने की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, लग तो ये बानी ही रही है, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, लेकिन ये पेड़ के पीछे कर क्या रही और क्या इसके साथ कोई और भी है? चलिए चल के देखते हैं कि आखिर बात क्या है। जैसे ही संकल्प 2 कदम आगे बढ़ा तो निर्भय ने उसके बाजू को पकड़कर उसे खींचते हुए बोला कि पागल है क्या, ऐसे जाएगा क्या उसके सामने, ऐसे ही जाएंगे तो वो भाग जाएगी। संकल्प ने भी हैरानी से निर्भय को देखते हुए कहा कि तो फिर कैसे जाऊं, बता मुझे कैसे जाऊं। तो दक्ष ने भी कहा कि यार सही तो कह रहा है, ऐसे मत जा, हमें चुप छुपा कर चोरी से जाना चाहिए वहां पर, ताकि पता तो चले कि आखिर ये लड़की
इस पेड़ के पीछे कर क्या रही है और अगर इसका कोई राज है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो संकल्प ने भी फिर से थोड़ा सा मजाक बनाते हुए सबसे कहा कि अब इतने से पेड़ के पीछे क्या ही कर रही होगी यार, किसी से बात कर रही होगी या फिर रो रही होगी। संकल्प बहुत ज्यादा हंस रहा था और फिर बाकी के बंदरों की टुकड़ी तो अभी संकल्प को गुस्से से घूर कर देख रही थी। और फिर तभी निव्यांश ने भी धैर्य के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहा कि चल ना यार, हम चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। ये संकल्प तो आधे से ज्यादा पागल है, ये तो पूरा पागलपंथी दे देगा वहां पर भी जाके। और फिर सब अब संकल्प को वहीं पर छोड़कर छुपते छुपाते बानी के पास चले गए थे। वो सब भी एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गए थे, जहाँ से पता चल पाए कि बानी वहाँ पर क्या कर रही है, जहाँ से उन्हें बानी साफ साफ दिखाई भी दे रही थी। और फिर तभी पेड़ के पीछे से एक लड़का निकल कर आता है। उस लड़के को देखकर बंदरों की टुकड़ी की आंखें तो हैरानी से बाहर आ गई थी। वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि बानी के साथ ये लड़का कौन है। और फिर तभी पीछे से संकल्प भी आ गया। संकल्प ने निव्यांश के कंधे पर अपना हाथ मार कर कहा कि ये बानी के साथ लड़का कौन है यार, ये कोई लड़के के साथ मिलने के लिए आई है क्या यहाँ पर। तो धैर्य अभी धीरे से बोलता है कि अब मुझे क्या पता यार कि ये लड़का कौन है, ये तो हमें बानी ही बता सकती है कि इसके साथ ये लड़का कौन है। तो संकल्प ने कहा कि तो ठीक है, तो इसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, हो सकता हो ये इसका बॉयफ्रेंड हो। तो धैर्य ने भी हैरानी से संकल्प को देखा। तो फिर संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि हाँ तेरे जैसे सब शरीफ नहीं होते हैं, इसका बॉयफ्रेंड ही होगा। तो धैर्य ने फिर से निव्यांश, निर्भय और दक्ष की ओर देखा। उन्होंने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि हाँ हाँ हो सकता है कि संकल्प ठीक कह रहा हो, ये बानी का कोई बॉयफ्रेंड हो। लेकिन ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा आखिर ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पांचों फिर से थोड़ा और करीब आ जाते हैं, जहां पर बानी और वो लड़का खड़ा होकर बातें कर रहे थे। अब उन्हें उन दोनों की बातें अच्छे से सुनाई भी देने लगी थी। बानी ने उस लड़के से कहा कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, धैर्य तो गे है, वो मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। और फिर शादी के बाद मैं सबके सामने ये प्रूफ भी कर दूंगी कि वो गे है, और फिर एक मोटी रकम लेकर उससे डाइवोर्स भी ले लूंगी। और फिर मैं और तुम उस पैसों से अपनी दुनिया बनाएंगे और दूर चलकर अपनी जिंदगी ऐसे से जिएंगे। मेरे पापा ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मना किया था ना। अब देखना धैर्य के बारे में जब उन्हें पता चलेगा कि वो गे है तो उन्हें खुद पर कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, कितना ज़्यादा खुद को गिल्ट फील करवाएंगे वो। और फिर मैं खुशी खुशी मेरी शादी तुमसे भी कर देंगे और हम दोनों की शादी भी हो जाएगी और फिर हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। तुम जानते भी हो जब मैंने उस धैर्य को उस लड़के के साथ देखा ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अब मेरे तुम्हारे बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, बस मैं जल्दी से उस धैर्य से शादी करके उसे डाइवोर्स ले लूं और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो लड़का शायद सच में पानी का बॉयफ्रेंड ही था जो उससे मिलने के लिए आया था। वो लड़का भी बोलता है कि वो सब तो ठीक है पानी, लेकिन अगर उसने तुम्हें डाइवोर्स नहीं दिया तो फिर, या फिर उसने प्रूव कर दिया कि वो गे नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अरे गे का मतलब ये नहीं होता है कि वो लड़कियों के साथ फिजिकल नहीं हो सकता है, गे का मतलब ये होता है कि उसका लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मतलब अगर उसने ये प्रूव कर दिया तो फिर तुम क्या करोगी। अगर उसने तुम्हें सबके सामने झूठा ठहरा दिया तो फिर कोई भी मर्जी नहीं चला पाओगी तुम अपनी। बानी कुछ सोचते हुए बोलती है कि तो मैं क्या करूं, उसे जहर देकर ही मार दूंगी और फिर इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी की सांसें तो एकदम से रुक गई थी और वो आंखें फाड़े बस एक दूसरे को देखने लगे। उस लड़के ने हैरानी से बानी की तरफ देखा और बोला कि तुम सच में धैर्य को जहर दे दोगी, उसे मार दोगी। बानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ और क्या, अगर वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगा तो मैं उसे जहर देकर मार दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ और फिर मैं उसे जहर देकर जब मार दूंगी उसकी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगी और फिर मैं बेचारी विधवा बनकर कुछ दिन उसके घर पर बिताऊंगी और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बानी और उस लड़के की बात सुनकर तो संकल्प ने भी अपना सलाइवा कटकते हुए कहा कि यार तुझे नहीं लगता है कि ये सावधान इंडिया कुछ ज़्यादा ही देखती होगी। मैंने देखा था कि ये क्राइम पेट्रोल में ऐसी स्टोरियाँ बहुत आती हैं। और तभी निर्भय भी आंखें फाड़े बानी को ही देखता रहता है और फिर बोलता है कि यार मुझे तो लगता है कि क्राइम पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा देखती होगी ये, क्योंकि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में यही सारी स्टोरीज आती हैं। ये तो मरने मराने की बातें ऐसे कर रही है जैसे इसका रोज़ का ये काम हो, हर रोज़ किसी ना किसी का मर्डर करती हो। तभी धैर्य बोलता है कि भाई मेरी शादी रुकवाओ यार, कुछ भी करके रुकवाओ, मैं ना इससे शादी नहीं करने वाला, मेरा भी मरने का कोई प्लान नहीं है अभी। ये तो सच में मुझे जहर देकर मार देगी, मैं तो सीधा स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। अगर जहर देकर भी नहीं मार पाई तो ये तो मुझे ये साबित कर देगी और फिर मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। भाई प्लीज़ मुझे बचा लो यार, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। माँ पापा ने तो इस लड़की की बहुत ही ज़्यादा तारीफों के पुल बांध दिए थे मेरे सामने, जैसे मदर
टेरेसा की आत्मा इसी के अंदर हो। भाई मुझे प्लीज़ बचा लो, इस खतरनाक लड़की के पंजे में मुझे नहीं जाना है। इतना कहकर धैर्य तो बच्चों की तरह रोने लगा था और फिर तभी निव्यांश ने उसकी कमर पर हाथ मारकर कहा कि यार फिक्र मत कर तू, हम है ना तेरे साथ, तू इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहा है। ऐसी लड़की से तेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे हम, कोई ना कोई जुगाड़ तो ज़रूर हमें करना ही पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ प्लान जल्दी से करो। तो दक्ष अभी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि यार जुगाड़ क्या करना है, क्या करना पड़ेगा। अब हमारे सामने हमारे भाई को मारने की बात कर रही है ये, और फिर हम इसके लिए जुगाड़ सोचेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे तो मैं अभी के अभी बात करके आता हूँ, अभी इसे मैं पता कर आता हूँ कि इसने बात कैसे करी है हमारे भाई को मारने की। इतना कहकर दक्ष ने अपनी बाजू फोल्ड की और फिर सीधा बानी के पास चला गया। उसने बानी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला कि निहायत ही बेशरम, बदतमीज और घटिया किस्म की लड़की हो तुम, कितनी ज़्यादा गंदी और नीच लड़की हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी ही सगाई वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड से बुलाकर ऐसी बातें कर रही हो। बानी ने जब दक्ष को वहां पर देखा तो हल्के से गुस्से में बोलती है कि अच्छा तो धैर्य तुम्हारा भाई है। दक्ष ने भी अब गुस्से में कहा कि हाँ मेरा भाई है वो, और गलती से भी मेरे भाई को मारने की कोशिश भी की या फिर उसे गे साबित करने की कोशिश भी की तुमने, तो तुम्हें और तुम्हारे इस चिपड़े से बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा मैं, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ सोचने की? कितनी गंदी औरत हो तुम। बानी ने भी हंसकर दक्ष की तरफ देखा और फिर उसके पीछे आते हुए बंदरों की टुकड़ी को भी देखा और फिर बोलती है कि अच्छा तो तुम सारे भाई मिलकर एक दूसरे की ही लेते रहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हो, एक दूसरे की लेते हो, है ना? तुम सबके सब गे हो। ये सुनते ही पांचों भाइयों की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर दक्ष ने तो गुस्से में बानी को हाथ दिखाते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुम्हें? कितनी नीच औरत हो तुम, इतनी गंदी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? बानी भी हाथ बांधकर बोलती है कि कौन सी गंदी बात, कैसी गंदी बात तुम बोल रहे हो मुझे गंदी बात? तुम लोग तो करते भी हो गंदी बातें और फिर बोलते भी हो, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्या? तब तक संकल्प आगे आया और फिर उसने बानी को देखकर बोलता है कि मुंह पर ना टेप लगा लो तुम, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या बोल रही थी तुम अपने बॉयफ्रेंड को अभी कि तुम हमारे भाई को सबके सामने गे साबित कर दोगी और फिर उसे जहर देकर मार दोगी, उससे डाइवोर्स ले लोगी, उसके बाद उससे डाइवोर्स लेकर तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करोगी। अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम मेरे भाई को जहर देकर मार दोगी, है ना? तुम तो हाथ भी लगा कर दिखाओ मेरे धैर्य को, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो बानी ने ये सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है कि बेबी तुम जाओ, मैं ना सबको देख लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बानी का बॉयफ्रेंड भी हैरानी से अभी बानी को ही देख रहा था। बानी ने सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड के लिप्स पर हल्का सा किस करके कहा कि मैं कह रही हूँ ना मैं देख लूंगी, तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये जानते नहीं है किस से टकराए हैं, ये सब किसी से टकरा गए हैं। अब बानी बजाज नाम है मेरा, इन सब चटनियाँ बना दूंगी इन सब की मैं। आज इन्हें ये बता ही देती हूँ कि जैसे मेरा नाम है बानी बजाज, उससे ज़्यादा खतरनाक भी हूँ मैं। अब बानी बजाज बताएगी इन सबको कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। तो संकल्प ने भी अब धैर्य के कान में कुछ कहा। तो बानी का मतलब खतरनाक होता है क्या? तो संकल्प की ऐसी बेतुकी सी बातें सुनकर धैर्य ने गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर नाम के मतलब निकालने के लिए नहीं खड़ा हूँ, समझा तू? ये मेरी जान लेने के लिए तैयार है और तू इसके नाम का मतलब निकाल रहा है। यार कैसा भाई है तू? मैं ना बिल्कुल भी तुझे अपना भांजा और नहीं मानने वाला। अब मैं ना किसी दिन अपना सिर जरूर फोड़ दूंगा और फिर खुद ही सुसाइड कर लूंगा। इस चुड़ैल को तकलीफ उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चुड़ैल ने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना के रखा है और तू मेरा कैसा भांजा है जो इसके सामने बकवास कर रहा है? इतना कहकर उसने निव्यांश के कंधे पर अपना सिर रख लिया और फिर बानी ने अपने बॉयफ्रेंड को देखकर एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि बेबी तुम जाओ ना, इससे पहले कि ये लोग कोई भी ड्रामा क्रिएट करें। बानी का बेबी वहां से चला गया था, लेकिन जाते जाते बंदरों की टुकड़ी को एक किलर सा लुक दे रहा था और तभी निर्भय ने भी उस लड़के को देखकर कहा कि जा जा चला जाए यहाँ से, 1.5 पसली के जान है तेरे अंदर और हमें तू किलर लुक दे रहा है। तेरी जान अभी के अभी हथेली पे निकाल के रख दूंगा, समझा तू? निकल यहाँ से। हम में से किसी ने भी अगर तुझे एक भी पंच मार दिया ना तो फिर सच कहता हूँ 7 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, उठ भी नहीं पाएगा। बानी के बेबी को अब थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के सामने कोई उसे ऐसे बोल रहा था, लेकिन फिर भी बानी ने उसे रोकते हुए कहा कि जाओ ना बेबी, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं संभाल लूँगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, बस तुम यहाँ से चले जाओ। बस फिर क्या था, बानी का बेबी तो वहाँ से चला गया था और फिर उसके जाते ही बानी ने उन पांचों को देखा और फिर थोड़ा सा स्टाइल के साथ कहा कि हाँ तो फिर क्या कहा था तुमने? तुम पांचों ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे भाई को गे साबित नहीं कर सकती हूँ? क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को आज ही गे साबित
साबित कर दूँ सबके सामने। इनफैक्ट साबित क्या कर दूँ, तुम्हारा भाई तो गे है, मुझे पता है कि तुम दोनों आपस में गे हो, समझे तुम। तो संकल्प ने भी उंगली दिखाते हुए कहा कि ये बानी बजाज, तेरा कुछ भी ज्यादा ही हो रहा है। अब शायद तूने अभी संकल्प के बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं है, इसीलिए तू इतना ज्यादा हवा में उड़ रही है। अगर तू अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती उससे? तुझे उससे ही शादी कर लेनी चाहिए ना, फिर धैर्य से शादी क्यों कर रही है तू? बानी ने भी हाथ बांधकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा कि मैंने तो मना किया था, लेकिन पापा मुझे प्रेशर देने लगे और मेरी शादी इसे गे के साथ करने के लिए बार बार जबरदस्ती करने लगे। फिर मैंने भी सोच लिया था कि क्यों ना धैर्य से शादी करके उसे खाने में ही जहर दे के मार दूंगी, लेकिन उससे पहले ही मुझे पता चल गया कि ये तो गे है, तो फिर मेरा काम तो और भी ज़्यादा आसान हो गया था। मुझे किसी की भी जान लेनी नहीं पड़ेगी। और फिर पर फिलहाल तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे भाई को गे साबित कर दूंगी, लेकिन अब तो मुझे शायद कुछ और ही करना पड़ेगा। संकल्प को अब अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर बानी के ऊपर तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। संकल्प गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे भाई को गे साबित करोगी और फिर हम ऐसे ही खड़े हुए देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? तो बानी बोलती है कि अच्छा, तो तुम लोग इसके भाई हो, तुम सब के सब इसके भाई हो, इसकी पहली पसंद क्या है, बात क्या है? आजकल तो जमाना बहुत ही ज़्यादा खराब है, लोग अपने ही भाई को भी न छोड़ते नहीं है, अपने ही भाई के साथ क्या क्या करने पर उतावले हो जाते हैं। संकल्प आगे फाड़े बस बानी को ही देखे जा रहा था। ये पहली बार था कि कोई लड़की संकल्प को जवाब दे रही थी और फिर संकल्प जो उसका जवाब को सुन भी रहा था। वाकई में बानी भी उन सब से 4 कदम आगे थी और फिर उन सब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी थी, जितना कि शायद बंदरों की टुकड़ी ने सोचा भी नहीं था। निव्यांश ने भी सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? चलो हम मिलकर कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि तुम भी शादी से बच जाओ और हमारा भाई भी शादी से बच जाए। बानी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे कोई चैलेंज करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अब जब संकल्प ने मुझे चैलेंज कर दिया है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मेरा नाम भी बानी बजाज नहीं, क्योंकि मैं अपने चैलेंज को हमेशा 100% पूरा करती हूँ। अब तो मैं सबके सामने ये साबित करके ही रहूंगी कि तुम पांचों के पांचों ही गे हो। बानी की बात सुनकर संकल्प अब थोड़ा सा बानी की तरफ हाथ दिखाकर उसे चिढ़ाता हुआ बोलता है कि ये बानी बजाज, लेकिन तू प्रूफ कैसे करेगी? बता जरा हमें, कैसे प्रूफ करेगी? तो बानी ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगी कि तुम दोनों गे हो। चलो तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्रूफ करूंगी। इतना कहकर उसने संकल्प को एक साइड हटाया और फिर उन पांचों के सामने से चली गई। पांचों आंखें फाड़े बस बानी को जाता हुआ देख रहे थे। तभी धैर्य ने भी रोते हुए कहा कि भाई गई भैंस पानी में, अब क्या होगा? अब तो सबके सामने हमारी बेइज्जती तय हुए। तो संकल्प बोलता है कि भैंस नहीं, बानी नाम है इसका यार, आप क्या करेंगे? इसके पास क्या प्रूफ होगा? ये कैसे साबित करेगी? तो धैर्य ने भी गुस्से में संकल्प के मारकर कहा कि साले, भैंस तो हमारी पानी में जाएगी, वो तो प्रूफ कर देगी ना कि हम सब गे हैं। जितने कॉन्फिडेंट के साथ वो बोलकर यहाँ से गई है ना, तो तू देख लेना, वो सबके सामने ज़रूर प्रूफ कर देगी कि हम सब गे हैं। फिर मेरा तेरा चक्कर भी चल रहा है यार, क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? पांचों भी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी नरेन ने चिल्लाकर कहा कि धैर्य, संकल्प, कहाँ हो तुम दोनों? अभी के अभी मेरे सामने आओ। जैसे ही नरेन की आवाज़ पांचों ने सुनी तो पांचों ही एक दूसरे के पीछे छुपने लगे थे, लेकिन तभी निव्यांश बोलता है कि सालो चलो, चुपचाप से चलना तो पड़ेगा ही ना, वरना नानू यहीं पर आकर बजाना शुरू कर देंगे हम सबको। तो संकल्प थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ बोलता है कि सब हम पर ही हाथ साफ क्यों करते हैं यार, हमेशा बस सब हम ही को ही पिटाई करते हैं। तो निर्भय ने कहा कि क्योंकि हम काम ही कुछ ऐसे करते हैं, हम सब सारे काम ऐसे पीटने वाले ही करते हैं, इसीलिए तो हमें सब पीटते रहते हैं। तो दक्ष ने भी अब दोनों के हाथ पकड़कर कहा कि अब चलो, चलना तो पड़ेगा ही ना, वो अकेली हम पांचों को नहीं हरा सकती है, हम सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। और तभी धैर्य ने भी दक्ष को देखकर कहा कि साले, हुआ तो सब कुछ तेरी वजह से ही है ना, तूने ही तो ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है, तू ही है जो उसे बताने गया था। अब वो अकेली हम पांचों को बताएगी, हम सबको वहाँ पर केस साबित कर देगी। आज पता नहीं क्या करेंगे मम्मी पापा, मेरी तो सच में आज हड्डियां पसलियां गायब ही मिलेंगी। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कल पता चलेगा कि पानी कैसे साबित करेगी कि बंदरों की टुकड़ी है गे, या फिर बंदरों की टुकड़ी पलट देगी कोई नया तरीके से बाजी। कल के एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब पता चलेगा कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।